गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज हम लास्ट क्लास पे जहाँ पे हमने अपना पॉइंट छोड़ा था, ठीक उसी पॉइंट से हम वापस से डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे सामने एक ऑलरेडी डिज़ाइन पीडीएफ है जो मैंने डिज़ाइन की है। इस सिलेबस को मैंने कम से कम पन्नों में, कम से कम पेजेस में कवर करने की कोशिश की है। तो मैं अब आने वाली इस पूरे वीडियो सीरीज़ में आपको इसी के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, और जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ आपको जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है किसी भी पॉइंट से संबंधित उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब वो सारे पॉइंट्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। भले हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा को रिलेशन सारे सब्जेक्ट के साथ में रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी जो डिस्कस कर दिया उसको एक बार फिर से देखता हूँ। भारत का कुल क्षेत्र कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए मैंने आपको दिखाया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक है, देखिए विश्व का 2.4% हिस्सा भारत के पास में है। ठीक है, भौगोलिक हिस्सा। लेकिन भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है। अगर हम अभी लेटेस्ट डेटा जो यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया है उसको एक्सेप्ट करें तो 2.4%, विच इज़ द इंडिया इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है। हालांकि हमारी जनगणना के आंकड़े आना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े 7 बड़े देश कौन कौन से, देखिए यहाँ पे है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ये भारत का मैप है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। मैंने इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बताई है। नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य, बेटे जल्दी बताइए कौन कौन से 8 राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। और फिर भारतीय मानक समय रेखा, यानी ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसका नाम क्या है, सिंगरौली। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन सा जिला, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से, और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो भारत का अक्षांशीय, देशांतरी विस्तार, ये सारी चीज़ें बता दी थी आपको। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये जो हमारी नोट्स है ये बाइलिंगुअल है। अगर आपको किसी को लेनी होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब देखिए मैं भू आकृतिक प्रदेश पर आ गया था, इस पॉइंट पर आ गया था। ठीक, और यहाँ से हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है। अचानक भारत नहीं बना। भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो आज भी बन रहा है, निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, इस विशाल भूभाग का पर अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की क्रियाओं का प्रभाव पड़ा। ठीक है, यही कारण है कि भारत भू आकृतिक दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। भारत में भू आकृतिक दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में देखिए, सर अलग है, हाथ अलग है, पाँव अलग है, और सबके काम भी अलग हैं। वैसे ही भारत एक राष्ट्र पुरुष मानिए तो भारत का मुंह किधर तरफ है, अगर आप इसको मानेंगे तो भारत का मुंह नीचे तरफ है। क्यों, क्योंकि भारत का धड़ किस तरफ है, धड़ हिमालय पर्वत के पास में। याद रखिएगा, इस तरह से अज्यूम किया जाता है भारत को। ठीक, चलिए तो यहाँ देखते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत होने के कारण हिमालय पर्वत का उच्चावच अति विषम है। मैं बताऊंगा क्या मतलब है यहाँ पर नवीन पर्वत का। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूली फाउंडेड माउंटेन्स। ठीक है, भारत में या हिमालय के संबंध में नवीन पर्वत का मतलब क्या होता है। नवीन पर्वत का मतलब क्या होता है, हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। डोंट वेरी, बिल्कुल इसको इस वीडियो सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए, और आप लोग भी जो क्लास में बैठे हुए हैं मेरे साथ, बिल्कुल बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको डिटेल में देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ यहीं पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हिमालय के आसपास।
चलिए, इसके बाद नवीन निक्षेपित संरचना के कारण उत्तर का विशाल मैदान विश्व के सर्वाधिक समतल मैदानों में से एक है। यह भी इंट्रोडक्शन है। अति प्राचीन संरचना के कारण प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी अधिक परिवर्तित हो चुका है, जहां पर काफ़ी अवशिष्ट पर्वतों की अवस्थिति है। भारत पर्वतों, पठारों, मैदानों का एक सुंदर देश है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल 10.7% भाग क्या बेटा, पर्वतीय। यहाँ पर 10.7% में क्या पाया जाता है, पर्वत। 18.5% भाग में क्या पाया जाता है बेटा, पहाड़ी। और 27.7% में क्या बेटा, पठार। क्या है, पठार। ठीक है, समझ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बेटा, 43% भाग क्या है भारत का, मैदानी। ठीक, अब यहाँ समझिए, जहाँ पर मैदान ज़्यादा वहाँ पर लोग कृषि करेंगे। क्या करेंगे, कृषि करेंगे। तो आज से नहीं, आप पुरातन से सुनते चले आ रहे हैं कि भारतीयों का मूल व्यवसाय क्या है, कृषि। क्यों? क्योंकि आप वही काम करोगे जो ये नेचर आपको करने की अनुमति देगा। तो आपके पास मैदान है तो आप अपनी पुरुषार्थ किया, आपने मेहनत की, मेहनत लगाई, तो क्या हो गई बेटा, कृषि हुई। और भारत के लगभग सभी परिवारों का मूल व्यवसाय अभी नहीं तो पहले रहा होगा, क्या था, कृषि। ठीक है, अब कृषि लाभ का धंधा है या नहीं है, ये मैं कृषि के वाले चैप्टर में आके पढ़ाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एमएसपी क्या होता है, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, वर्तमान सरकार कितने खाद्य पदार्थों पर एमएसपी ले रही है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप पॉइंट्स को समझते चलिए। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल इतने से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि भारत में सर्वाधिक कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। आंसर मैदानी। कितना परसेंट, भारत के कुल भौगोलिक का 43%। कितना बेटा, 43%। पठार कितना है, 27.7%। पहाड़ी कितनी है, 18 और पर्वतीय कितना है, 10.7%। ठीक है, ये भारत का डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों में से देखते हैं। तो देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों में से उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या बेटा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, और भारत के मरुस्थल। तो अगर मैं यहाँ देखूँ बेटा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मैंने ऑलरेडी आपको ये 5 भाग पहले भी समझा चुके हैं, इसके पहले लेक्चर्स में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, ये जियोमॉर्फिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, दिस इज ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में मौजूद है। अब हम आते हैं बेटा अगले पॉइंट पर, जो हमने कल शुरू किया है। तो हमारा डिस्कशन कल यहीं से शुरू हुआ था और आज का टॉपिक आपका यहीं से शुरू होता है। क्या है बेटा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। मैंने जो होमवर्क आप लोग को दिया है वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर और वहाँ पर भी, ठीक है, ऑनलाइन भी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी डिज़ाइन नहीं है। मुझे पढ़ाते वक्त जो याद आ जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपसे पूछ लूँगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ आगे चल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टॉपिक भी डिपेंड करता है। कोई किताब फॉलो करे तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि हम कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, हम वो चीज़ फॉलो करेंगे जिनकी क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई कितनी बेटा, लगभग 2500 किलोमीटर। बड़ा क्षेत्र है, 2500 किलोमीटर क्षेत्र। इस पर्वतीय प्रदेश की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर, और जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर। मतलब उत्तर की ओर चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व की ओर चौड़ाई थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ, मैं अभी हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को एक बार देख लेते हैं। मतलब क्या है बेटा, मैं क्या बात बोल रहा हूँ सर, क्या बात कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से बताइए मुझे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रेंज आएगी, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश। ये हो गई काराकोरम, ये हो गई लद्दाख, ये हो गई जास्कर, ये हो गई कैलाश। मैं यही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उत्तर में ये ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में जाते जाते कम। पूर्व मतलब क्या हुआ, ये भी देख लो, हमेशा ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, इधर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वेस्ट।
ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए आप उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहला बेटा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय, और उसके बाद पूर्वी हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। कल मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, राइट। यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय, ये देखिए मैंने आपको जो कल सब कुछ पढ़ाया है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक। देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बेटे देखो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत, यहाँ बताया था मैंने सुलेमान रेंज, और ये क्या है पामीर घाट, और यहाँ पे कुल्लू सांग और टियांगसांग, ये इसको कहते हैं संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर आती है कौन सी रेंज बेटा, काराकोरम। काराकोरम में ही स्थित है कौन सी, कार्डविन ऑस्टिन K2, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय का डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे कैलाश पर्वत, मैंने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत के आसपास का पूरा क्षेत्र कैसा है, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है, कई सारी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। आई थिंक लाइट चली गई ना, पावर कट हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा नहीं है। चलिए तो ज़्यादा देर तक चलता है नहीं चलता, देखते हैं। कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, ये सब कुछ यहीं पे होता है, मैंने आपको बताया था। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं आज का, मैंने पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं और उस थ्योरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट, राइट, ठीक। यहाँ देखिए, अच्छा वो पावर में फ्लक्चुएशन आ, चलिए देखिए यहाँ पर, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अब हिमालय पर्वत शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जानकारियाँ आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। चलिए सबसे पहले यू नोट करिए इसको, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये डिटेल आपको भेज दूँगा आप लोगों को, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए, फिर मैं आपको भेज दूँगा, आराम से नोट कर लीजिएगा, नोट करने में ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। देखिए ट्रांस हिमालय, हिमालय के उत्तर में, मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे दाएँ बाएँ नहीं बोलना आपको क्या बोलना है, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डायरेक्शंस बोलनी है। तो हिमालय पर्वत के, या अगर मैं हिमालय बनाता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे हिमालय बनाता हूँ तो मुझे बताइए बेटा, ये सब कुछ ट्रांस हिमालय है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये कैलाश मिलाकर हिमालय है। तो ऊपर साइड है, ऊपर साइड मतलब नॉर्थ में, ठीक है। तो यही लिखा है ट्रांस हिमालय, हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। उसके बाद ट्रांस हिमालय पर्वतदार परत नहीं लिखा है, ये पर्वत नहीं है यहाँ पर, क्या लिखा है बेटा, परतदार, ठीक है। परतदार मतलब एक लेयर, उसके ऊपर लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, पट्टो पर्वतदार चट्टानों से निर्मित है। लद्दाख पठार इसी श्रेणी में स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। हम समझेंगे बुंजी गार्ज को जब मैं सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा। बुंजी गार्ज मतलब समझिए एक पतला सा रास्ता जहाँ से नदी आवाज़ करते हुए नीचे गिरती है, उसे कहते हैं क्या, गार्ज। क्या कहते हैं बेटा, गार्ज। तो इसका नाम क्या है बेटा, पुंजी गार्ज। पुंजी गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2, कौन सी बेटा, गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। गाडविन ऑस्टिन K2 यहीं पर पाई जाती है, राइट। गाडविन ऑस्टिन K2 यहीं पर पाई जाती है, गाडविन ऑस्टिन K2 यहीं पाई जाती है। यही मतलब क्या, ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय में कहाँ पर, काराकोरम श्रेणी में, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। यह हिमालय की नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय की चोटी है। हिमालय पर स्थित भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा, कंचनजंगा। यहीं पर डाउट क्लियर कर दिया गया है, जिसकी हाइट कितनी है 8598, 8598, हाउ मच, 8598 किलोमीटर की मीटर, किलोमीटर मत लिखाना कोई, ऑप्शन में किलोमीटर भी दिया रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, किलोमीटर बहुत हो जाएगा, ठीक है। 8598 वाट मीटर, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त बेटा ट्रांस हिमालय में स्थित कुछ महत्वपूर्ण हिमनद मतलब क्या होता है, हिमनद, ठीक है। तो समझे वाले, उन्हीं हिमों से नदियों का निर्माण होता है। क्या होता है,
हम पढ़ेंगे, बहुत सारी नदियाँ पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत सारी नदियाँ पढ़ाएंगे। अभी मैं बताता हूँ बहुत सारे हम क्या पढ़ेंगे, हिम नदों के नाम। जैसे मैं आपसे बताऊँगा कि आप ये बताइए कि सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से हुआ है या किस ग्लेशियर से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, नदियाँ जो हिम बन गई, हिमनद, ठीक है, ग्लेशियर्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन कौन से बेटा इंपॉर्टेंट हिमनद है यहाँ पर, देखो ये है बाल्टेरो और बियाफो। कौन कौन सा, बाल्टेरो और बियाफो। ये शिगार घाटी में है। कौन सी घाटी है बेटा, शिगार घाटी में। फिर सियाचिन, मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, दिखाया था, क्वेश्चन दिया था ना आपको। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहाँ है, सियाचिन। सियाचिन किस घाटी में है, नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप पूरी ज्योग्राफी पढ़े रहो, लेकिन आपको लगेगा कि भगवान ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, जबकि ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं पूछा है वो आपसे, ठीक है। सियाचिन कहाँ बेटा, नुब्रा घाटी में। फिर उसके बाद आता है चोमोलुंगमा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। ये सारे ट्रांस हिमालय में हैं। अब इम्पॉर्टेंट, ट्रांस हिमालय में स्थित एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम बेटा, राकापोसी। ट्रांस हिमालय में स्थित राकापोसी चोटी की ढाल सबसे तीव्र है, ठीक है। एक चोटी है जो फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट। इधर पे ढाल इसकी क्या है, सबसे तीव्र है, तीक्ष्ण ढाल है, सबसे संपूर्ण विश्व, मतलब इससे तीखी या इससे तीव्र ढाल किसी भी चोटी की विश्व में मौजूद नहीं है। तो अब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, राकापोसी क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाए। तो ये क्या बेटा, एक चोटी है, कहाँ पाई जाती है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी ढाल सबसे तीव्र है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। द ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश माउंटेन्स रेंज आर लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय, वेयर इज द काराकोरम रेंज नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आज डिस्कशन अपना शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में, ठीक है। तो चलिए पहले, इसके पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हिमालय पर्वत श्रेणी को डिस्कशन करने से पहले हिमालय पर्वत की कहानी है क्या। देखिए, तो सबसे पहले बेटा हमने ट्रांस हिमालय बना लिया। मैं ट्रांस हिमालय नहीं बनाता ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मैं भी ट्रांस हिमालय नहीं बना रहा हूँ। अब केवल हिमालय पर्वत श्रेणी को हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो अभी मैं केवल हिमालय पर्वत श्रेणी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से, राइट। इधर देखिए सभी लोग, यहाँ से बेटा ये हो गया आपका, ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, कैलाश हो गई। यहाँ से शुरू होता है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक। हिमालय पर्वत बनने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि आखिर हिमालय कैसे बना। सबसे पहला चीज़, अभी मैं आपको एक लाइन में, आपको अगर मैं कहूँ कि हिमालय क्या है, मुझे एक लाइन में इसका आंसर बताइए, सिंगल लाइन में बताइए हिमालय क्या है। तो हिमालय एक नवीन, बोलते चलिए मेरे साथ, हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है, ठीक है। हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है, ठीक है। समझिए हिमालय के निर्माण संबंधी, समझिए कि मुझे एक कॉपी दीजिए, तो ये कॉपी देना। देखो हिमालय का निर्माण एक्चुअल में जहाँ हुआ है या जहाँ पर आज भी निरंतर जारी है, ये कुछ ऐसी घटना हुई कि भारत का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट पहले अलग था, ये ऑलरेडी मौजूद था। मैंने बताया था ना आपको कि भारत पहले अफ्रीका से कनेक्टेड था। किससे कनेक्टेड था, अफ्रीका से। जब अफ्रीका से टूटकर भारत आया है, तो आप समझो जब ये दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो ये क्या होगा, एक पार्ट ऐसे ऊपर उठेगा ना, और ऐसे उठते उठते पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसको कहते हैं फोल्डिंग। क्या कहते हैं, फोल्डिंग, और हिंदी में कहते हैं वलन। क्या कहते हैं बेटा, वलन। कैसे हुआ, देख लो, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ मौजूद था ऑलरेडी, और ये नीचे आके टकराया। तो जब ये टक्कर होगा तो क्या होगा, और ऊपर उठेगा ना, तो ऐसे ही क्या बनेगा, हिमालय पर्वत। ये कुछ समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है।
ठीक है। तो वलन की प्रक्रिया हुई, ये पार्ट नीचे था, ठीक है, और ये पार्ट ऑलरेडी मौजूद था। जब ये आके टकराया तो ये क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, तो क्या बनेगा, हिमालय पर्वत। तो ये पहला चीज़ समझ लीजिए, ये वलन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। क्योंकि बन रहा है तो ये कैसा पर्वत हुआ, नवीन। और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, कि ये जो एक स्थान से एक प्लेट आकर दूसरी प्लेट से टकराती है, इसको कहते हैं विवर्तनिकी। क्या कहते हैं, विवर्तनिकी। इंग्लिश में कहते हैं टेक्टोनिक्स। क्या कहा जाता है बेटा, टेक्टोनिक्स। इंग्लिश में कहते हैं टेक्टोनिक्स और इस तरह से कहते हैं विवर्तनिकी। तो इस तरह से ये पूरा हो गया कि हिमालय एक नवीन फलित विवर्तनिक पर्वत है। हिमालय इज अ न्यूली फॉर्म टेक्टोनिक बेस्ड फोल्डेड माउंटेन। हिमालय इज अ न्यूली फॉर्म टेक्टोनिक बेस्ड फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, हिमालय के बनने के भी 3 क्रम हो गए। हिमालय के बनने के 3 क्रम हो गए। इसका मतलब बेटा, हिमालय, पूरा हिमालय कहीं एक ऋतु में बनकर नहीं आया, और आज भी इसका निर्माण जारी है कंटिन्यूअसली। ये आज भी बन रहा है, और यही प्रमाण है कि जो एवरेस्ट की हाइट है वो लगातार बढ़ रही है। लेटेस्ट डेटा की अगर हम एक्सेप्ट करें, जो खुद नेपाल ने दिया है और उसकी मदद की है चीन ने नापने में, तो उस डेटा को देखो तो जो एवरेस्ट की हाइट थी बेटा, वो 8,848 मीटर थी अभी कुछ साल पहले तक, ठीक है। इसमें 0.86 मीटर की इन्हेंसमेंट हो गई है। मतलब अगर आप नई एवरेस्ट की हाइट देखोगे कितनी है, 8,848.86 मीटर। दिस इंडिकेट्स व्हाट, कि हिमालय आज भी बन रहा है, क्योंकि जब कोई बन रहा है तो क्या जाता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। तो जो ऊंचा है वो और क्या होगा, होता जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2020 का आई थिंक ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये प्रश्न पूछा है कि आप बताइए कि हिमालय के सभी भागों की तुलना करें तो सबसे नवीन और सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो मैं किसी एक को ले लूँ, सबसे नवीन भाग हिमालय का कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझो हिमालय के 3 भाग हैं, ठीक। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। सबसे पहला बेटा वृहद हिमालय, कौन सा हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। यह है बेटा वृहद, उसके बाद मध्य, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। कुछ 3-4 मैं आपसे प्यारे प्यारे प्रश्न पूछने वाला हूं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हिमालय के सभी भागों की तुलना करें तो सबसे प्राचीन कौन सा भाग हुआ। हिमालय नीचे से बन रहा है, तो जो नीचे होगा वो नया होगा, जो ऊपर होगा वो, तो सबसे पुराना क्या हो गया बेटा। अगर मैं इन सब की तुलना करूं तो ट्रांस हिमालय अभी क्वेश्चन में नहीं आता, ट्रांस हिमालय छोड़ दो, अभी ट्रांस हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं हिमालय की बात करूं तो सबसे नवीन कौन सा हुआ, शिवालिक। सबसे पुराना कौन सा हुआ, वृहद। मतलब जो ऊपर पहुंच चुका है वो वृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक। जो शिवालिक है वो सबसे नीचे की लेयर है, यानी सबसे नवीन कौन सी हुई, शिवालिक। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। अभी मैं जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर खत्म करूंगा तो एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि भारत के सभी भौगोलिक भागों की तुलना करें तो सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन जब मैं वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी ये मतलब आपको ट्रांस हिमालय, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद भारत के मरुस्थल, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, ये सब खत्म करूँगा तब ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक। वैसे इसका आंसर है प्रायद्वीपीय भारत। क्या आंसर है, भारत के सभी भौगोलिक भागों की तुलना करें तो सबसे प्राचीन कौन सा हुआ, प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन अभी इसका आंसर हम नहीं देते, कुछ कारण है, क्योंकि इसका आंसर देते समय मैं कुछ चीज़ें एलोबरेट करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब इसका आंसर देंगे अपन, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अभी समझ लो हिमालय के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कौन कौन से, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। हिमालय के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए हिमालय के, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने आपसे बोला कि सबसे प्राचीन कौन सा हुआ, वृहद हिमालय। सबसे नया कौन सा हुआ, शिवालिक। हिमालय आज भी बन रहा है क्योंकि ये वलन की प्रक्रिया आज भी कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है या कैसे हुआ ये समझो। देखिए समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भारत, मान लीजिए ये मान लीजिए ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई मान लीजिए, और ये भूमध्य रेखा हो गई,
और ये हो गया अफ्रीका। ये क्या हो गया बेटा? अफ्रीका। भारत बेटा पहले यहाँ जुड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है, भारत कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था, किससे? अफ्रीका से, ऐसे, और उसके बाद टूट करके इस जगह पर आके टकराया, ऐसे टकराया। जहाँ पर ये टक्कर हो रही है तो ये पूरा है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन, मतलब जिस पे यूरोप और एशिया मौजूद है। यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। और ये जो प्लेट हो गई, ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट हो गई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट। ऊपर वाली प्लेट का नाम हो गया यूरेशियन प्लेट और नीचे वाली प्लेट का नाम हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन। और जहाँ पर ये टक्कर हो रही है उसी जगह पर आज भी बन रहा है क्या? हिमालय पर्वत, ठीक। तो हिमालय के संबंध में हम कह सकते हैं कि हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है। हिमालय इज अ न्यूली फॉर्म टेक्टोनिक बेस्ड फोल्डेड माउंटेन, ठीक। समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया आज भी हो रही है, इसलिए हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। इसलिए कह देते हैं भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण आज भी जारी है, हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये डिटेल है बेटा इसके बारे में। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिमालय के बारे में समझते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, मैं इसको कर लेता हूँ 175 पर, राइट। तो आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, दिख रहा है आप लोगों को सबको? चलिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहले मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ। देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी यह विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। मतलब इस तरह से विश्व में कई पर्वत बने हुए हैं, उनमें से एक, मतलब जहाँ पर्वत बनते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी टाइप की भौगोलिक संरचनाएं बनती हैं उनका सबसे प्रारंभिक अगर स्रोत मान लो तो वह है ज्वालामुखी की क्रिया। कौन सी क्रिया? मैं बताऊंगा आपको, ठीक। वो ना होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें ना बनती, लेकिन अभी आप समझो इसको। यह विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। टर्शरी काल का मतलब देखिए, पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक बहुत सारे काल गुजर चुके हैं। मैं एक आपको लिस्ट भेजूंगा, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखी है, फिर से भेजूंगा, आप देखिएगा। वहाँ पे टर्शरी काल एक पूरा पीरियड आएगा, टर्शरी पीरियड, ठीक है। तो टर्शरी काल में हुआ है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। कहाँ था बेटा? नंगा पर्वत से नामचा बरवा। अगर हम हिमालय को बनाएं, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी को अगर डिज़ाइन करें तो इसका कुछ ऐसा समझिए, तो ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हिमालय पर्वत श्रेणी मौजूद है। यहाँ देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर एक नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है बेटा? नंगा पर्वत है। और लास्ट पॉइंट है ये नामचा बरवा। तो ये हो गया नंगा पर्वत से, ये लास्ट में क्या हो गया? नामचा बरवा। कौन सा बेटा? नामचा बरवा। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक जो श्रेणी फैली हुई है उसका नाम है हिमालय पर्वत, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है आपसे, हिमालय कैसे बना? यह विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है जो मुख्य रूप से चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है बेटा? चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि हिमालय कैसे बना, ठीक है। हिमालय कैसे बना, एक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण। समझिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर ये एक बड़ा भाग था, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और देखिए ये अभी
जा करके ऊपर वाले पार्ट से टकराएगा, और जिस जगह पर ये टक्कर होगी उसी जगह पर हिमालय का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। फिर से एक बार देखिए, मेरे हिसाब से विजुअल थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो एक बार फिर से समझिए। देखिए ये है प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन। एक बार इस लाइट को भी बंद करिए, इस लाइट को भी बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, ये देखिए समझिए यहाँ पर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। राइट, तो देखिए ये है प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन जो जाकर ऊपर वाले यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट हो गया, और ये जिस जगह पर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, देखिए इसको ध्यान से, ये है यूरेशियन प्लेट से जहाँ टकराएगा। ये कुछ इस तरह से हिमालय का निर्माण शुरू हुआ और अब तक अनवरत जारी है। ठीक है, तो ये हिमालय पर जो शिखर बने, ये चोटियाँ बनी, वो इसी तरीके से बनी। एक बार इसको फिर से देखिए आप, ये है प्रायद्वीपीय भारत जो कि पहले किससे कनेक्टेड था। देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका से कनेक्टेड था, पहले यहाँ से अफ्रीका से अलग हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए ये अफ्रीका से अलग हुआ। ये पार्ट देखिए ध्यान से, ये मेडागास्कर जो आज भी अफ्रीका के पास में है, ये है प्रायद्वीपीय भारत जो जा करके अब ऊपर टकराएगा। ठीक है, इस घटना को कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये देखिए ये ऊपर जा करके जब टकराएगा किससे, आज के यूरेशियन बार्ट से। ठीक है, तो जिस जगह पर टकराएगा, ये देखिए ये इस जगह पर हिमालय का निर्माण हो रहा है। ये कुछ एक तरीका है जो बताने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इतना तीव्र सब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वर्षों लग गए हिमालय को बनने में, इतना याद रखिएगा, इतना तीव्र कुछ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि ये कैसे हिमालय आखिर बना। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत, और ये प्रायद्वीपीय भारत का पूरा हिस्सा। उसके पहले प्रायद्वीपीय भारत कहाँ कनेक्टेड था, अफ्रीका से कनेक्टेड था। अफ्रीका से अलग होकर के कुछ ऐसे जा कर के ये ऊपर कनेक्ट होता है या टच होता है या भिड़ता है यूरेशियन प्लेट से, और इस तरह से हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को कैसे बना हिमालय। ठीक है, तो ये तरीका है समझने का बेटा कि हिमालय का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। तो हम लोग लौटते हैं, इसको ऑन कर लीजिएगा। राइट, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को ना। चलिए, तो देखिए ये है हिमालय के बनने के कारण। तो अब देखते हैं हिमालय कैसे बना, थ्योरी में कैसे लिखेंगे। विद्वानों का मत रहा है कि कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीपीय भारत का स्थानांतरण उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जारी रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव यूरेशियन प्लेट से हुआ और अपेक्षाकृत काफ़ी धीमी गति से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रही थी। इन दोनों प्लेटों के टकराव से इसके बीच स्थित तेथिस सागर के निक्षेपों पर दबाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्योंकि हिमालय ऑस्ट्रेलियन प्लेट वर्तमान में गतिशील है, यही कारण है कि हिमालय का उत्थान वर्तमान समय में भी जारी है, जिसके कारण हिमालय को नवीन पर्वत की संज्ञा दी जाती है। हिमालय एक नवीन विवर्तनिक वलित पर्वत है। ठीक है, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमालय। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा हिमालय के उत्थान के चरण, किस चरण में हिमालय बना है, और कल हम लोग हिमालय की थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो प्लीज़ शेयर इट। आपके कोई व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके रिस्पॉन्स हो तो प्लीज़ हमें जरूर बताइए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।